आज़ादी तो मिल गई, लेकिन असली चुनौती तो असल में अब शुरू हुई थी। देश को एक रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना, और इन सबके साथ जो सबसे बड़ा सवाल था, वो था आर्थिक विकास का। एक ऐसा विकास जो सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि हर किसी का हो। तो चलिए आज समझते हैं उन ऐतिहासिक फैसलों की कहानी को जिन्होंने भारत की तकदीर तय की, और देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे सामने कैसे खड़ी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम 1947 से नहीं, बल्कि एक हालिया संघर्ष से करते हैं। साल था 2006 और जगह थी ओडिशा। वहां की एक शांत सी जमीन पर एक स्टील प्लांट को लेकर एक बहुत बड़ी और कड़वी लड़ाई छिड़ चुकी थी। ये आवाज थी वहां के स्थानीय लोगों की। उन्हें डर था कि ये बड़ा सा प्लांट उनकी जिंदगियां, उनकी जमीन, उनकी रोज की रोजी रोटी सब कुछ छीन लेगा। मतलब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का विरोध नहीं था, ये विकास की पूरी परिभाषा पर ही एक सवाल था। और यही वो बुनियादी सवाल है जो उस दिन भी गूंज रहा था और आज भी गूंजता है कि आखिर ये विकास किसके लिए है और किसकी कीमत पर। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, ये मामला कितना पेचीदा था। एक तरफ राज्य सरकार इसे रोजगार और निवेश के एक बड़े मौके के तौर पर देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदायों को डर था कि उनके घर-बार, उनकी जमीनें सब छिन जाएंगी। पर्यावरणीय विदों को प्रदूषण की चिंता सता रही थी, और केंद्र सरकार को लग रहा था कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स रुके तो देश में बाहर से आने वाला पैसा भी रुक जाएगा। हर पक्ष की अपनी अपनी दलीलें थी और कोई भी गलत नहीं लग रहा था। तो यही टकराव हमें उस सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है जिसका सामना आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने किया था, कि आखिर इस विकास का मतलब क्या है। उस दौर में दुनिया भर में विकास का एक ही मॉडल माना जाता था, पश्चिमी देशों की तरह बनना। मतलब ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हो जाओ, बड़े बड़े उद्योग लगाओ और एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल समाज बनाओ। उस समय दुनिया दो बड़े खेमों में बटी हुई थी। ऐसे में आज़ाद भारत के सामने भी विकास के दो मुख्य मॉडल थे। एक था अमेरिका और यूरोप का रास्ता, और दूसरा था सोवियत संघ का। पहला यानी पूंजीवादी मॉडल, इसका मानना था कि तरक्की का रास्ता बाजार और खुली प्रतियोगिता से होकर जाता है, जिसमें सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए। और दूसरा समाजवादी मॉडल, ये कहता था कि नहीं, सामाजिक बराबरी और सबके कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था पर सरकार का मजबूत कंट्रोल होना ही एकमात्र रास्ता है। इन्हीं दो विचारों से राजनीति की वामपंथी और दक्षिणपंथी धाराएं निकलती हैं। जो लोग सरकार के कंट्रोल का पक्ष लेते हैं वो वामपंथी कहलाए, और जो खुली प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं वो दक्षिणपंथी। इन शब्दों को समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द भारत की शुरुआती आर्थिक नीतियां बनी। और भारत में ज्यादातर नेताओं का झुकाव सोवियत मॉडल की तरफ था। उन्हें लगता था कि गरीबी मिटाने और सबको बराबरी पर लाने का इतना बड़ा काम सिर्फ व्यापारियों या किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें सरकार को आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। तो भारत ने न तो पूरी तरह से पूंजीवादी रास्ता अपनाया और न ही पूरी तरह समाजवादी। हमने एक बीच का रास्ता निकाला, एक नियोजित अर्थव्यवस्था, या कहें तो एक प्लान्ड इकोनॉमी का। अब आमतौर पर तो यही लगता है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी तो सरकारी योजनाओं के खिलाफ होंगे। वो तो चाहेंगे कि बाजार पूरी तरह खुला हो। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। 1944 में जब आज़ादी बस मिलने ही वाली थी, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर कुछ और ही सोचा। उन्होंने खुद एक नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। उनका भी यही मानना था कि देश में बड़े उद्योगों और आर्थिक विकास के लिए सरकार को ही आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे। तो उस वक्त चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, लगभग सब इस बात पर एकमत थे। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए आज़ादी के फौरन बाद बनाया गया योजना आयोग। प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष बने, और इस संस्था ने ही ये तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाई कि भारत के विकास का रास्ता क्या होगा। इसका तरीका था पंचवर्षीय योजनाएं। मतलब सरकार अगले 5 साल के लिए अपनी आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब किताब पहले से तैयार करती थी, और फिर इसी योजना के हिसाब से अलग अलग सेक्टर जैसे खेती और उद्योग के लिए बजट तय किया जाता था। ये योजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं थीं, इनके पीछे एक नए भारत का सपना था। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, आधुनिक हो और मजबूत हो।
और इस सपने की झलक दिखती है उस दौर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांध बनाए गए। प्रधानमंत्री नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये सिर्फ सिंचाई या बिजली के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये देश के गौरव के प्रतीक बन गए थे। खेती में आत्मनिर्भरता के लिए सिंदरी जैसे विशाल खाद के कारखाने लगाए गए ताकि देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट भर सके। पूरे देश को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे को आधुनिक बनाया गया। ये चमचमाते इलेक्ट्रिक इंजन उस नई रफ्तार के प्रतीक थे। विमान के कारखानों से लेकर तेल की रिफाइनरियों तक हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का एक जुनून था। ये एक राष्ट्र के निर्माण का दौर था, जहां हर प्रोजेक्ट एक बड़े सपने का छोटा सा हिस्सा था। लेकिन इस भव्य राष्ट्रीय सपने और जमीनी हकीकत के बीच एक सवाल हमेशा खड़ा रहा। ओडिशा का वो संघर्ष कोई अलग थलग घटना नहीं है। वो उसी नियोजित विकास के मॉडल की सीधी विरासत है जिसे हमने आज़ादी के बाद अपनाया था। विकास की वो परिभाषा जिसमें बड़े उद्योगों और विशाल परियोजनाओं को सबसे ऊपर रखा गया, आज भी जमीनी स्तर पर ऐसे ही टकराव पैदा करती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जिसमें तरक्की तो हो, लेकिन उसकी कीमत किसी को अपने घर, अपनी जमीन या अपनी पहचान से ना चुकानी पड़े। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।